हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ये क्वेश्चन GS 1, 2, 3 एंड 4 से बिलोंग करते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग इन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद नाइट में इन दोनों ही क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, इनको पीयर इवैल्यूएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पे आपको सबमिट करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इस चैनल पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं पीयर इवैल्यूएशन के लिए, और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जहाँ तक संडे की बात है, तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी हमारे इनिशिएटिव से जुड़ सकें। और अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आते हैं, हमारे वीडियोज आपको पसंद आते हैं, तो इन्हें लाइक करना न भूलें, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे उतना ही फिर YouTube भी इनको प्रमोट करता है। ठीक है, तो केवल यही हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियोस को, जिनको आप पसंद करते हैं, उनको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब देखिए, एक और इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए कि प्रेप आईएएस ने 2 नए पेड कोर्सेज लॉन्च किए हैं, लाइव आंसर राइटिंग एंड लाइव ऐसे राइटिंग। बहुत ही यूनिकली इनको डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी सारे स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा, रियल एग्जाम लाइक सिचुएशन में आंसर्स की ऐसे कि हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे, डिटेल्ड कॉपी इवैल्यूएशन होगा, मेंटरशिप सेशंस होंगे। ठीक है, एंड आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। ठीक है, तो अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों ही कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी हम लोग ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी अबाउट आवर न्यू कोर्सेज। अब हम आते हैं हमारे आज के सेशन पे। तो देखिए, आज हमने GS 3 से 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन बिलोंग करता है इंटरनल सिक्योरिटी से और दूसरा क्वेश्चन बिलोंग करता है डिजास्टर मैनेजमेंट से। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद एक लर्नर की आंसर शीट को डिस्कस करेंगे। पर्पस क्या है? ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बाकी के लोग किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, क्या उनका मेथड है। कुछ नई चीज़ होगी तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, और क्या मिस्टेक्स वो कर रहे हैं ताकि उनको आप न करें। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बिलोंग करता है इंटरनल सिक्योरिटी से। 10 मार्कर है, 150 वर्ड्स में हमें इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो काफ़ी ब्रीफ में इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा। देखिए, क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द थ्रेट्स पोज्ड बाय कम्युनिकेशन नेटवर्क्स टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भाई ये जो भी कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं तो ये किस तरह से थ्रेट पोज करते हैं, किस पे? इंटरनल सिक्योरिटी पे, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पे किस तरह से थ्रेट्स पोज करते हैं। तो ये क्वेश्चन का एक पार्ट है जिसको आपको एड्रेस करना होगा। देन ये भी पूछा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या स्टेप्स ली हैं ताकि नेटवर्क्स को और सिक्योर बनाया जा सके। ठीक है, तो 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं जो डायरेक्टली आप देख पा रहे हैं। बट देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि कीवर्ड को ढूंढिए, और यहाँ पे कीवर्ड क्या है? कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, तो इसको भी आपको डिफाइन करना होगा कि ये होता क्या है। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ो। जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, उनको हमें अंडरस्टैंड करना होगा, उनको हमें हाईलाइट करना होगा, और फिर उससे आपको एड्रेस करना होगा। क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दो, और इसमें क्या करो? इसमें
कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को आप डिफाइन कर दो, देन उनसे क्या थ्रेट्स हैं, क्या स्टेप्स ली गई हैं एंड क्या कंक्लूजन होगा, ये इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, कंटेंट वाइज इतना डिफिकल्टी नहीं होगी, बस आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर हम कुछ पिछले डिकेड्स की बात करें तो जो आईसीटी टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट देखने को मिला है। आप डिजिटल इंडिया भी देख लीजिए तो हर जगह जो है आईसीटी का बोलबाला है। तो इससे हो क्या रहा है, इससे बेसिकली इंटर जो कनेक्टेडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ना। बहुत सारा डेटा जनरेट होता है, बहुत सारा सिक्योर डेटा होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। तो इस वजह से बहुत सारे थ्रेट्स भी सामने देखने को मिलते हैं। अगर कोई नेटवर्क पे अटैक कर देगा, आपने एग्जांपल देखा होगा WannaCry का, ठीक है, गवर्नमेंट की साइट्स को हैक कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे थ्रेट्स हैं जो कि कम्युनिकेशन नेटवर्क पोज करता है किस पे, इंटरनल सिक्योरिटी पे। इसी को आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा और भी जो डिफरेंट डायमेंशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि भाई कम्युनिकेशन नेटवर्क होता क्या है। तो भाई इसकी जो डेफिनेशन है ना वो आईटी एक्ट 2000 में डिफाइन किया गया है। बेसिकली कंप्यूटर रिसोर्सेज, ठीक है, जैसे कंप्यूटर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, इंटरनेट वगैरह हो गया, तो ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, ठीक है, उनका डिस्ट्रक्शन होता है, तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, इकोनॉमी है, पब्लिक हेल्थ है, सेफ्टी है, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट होता है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, आप देख लो बैंकिंग सेक्टर, इंटरनेट का कितना यूज होता है। अगर उसके डेटा को कोई इंटरनेट के थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो हमारी इकोनॉमी एकदम ठप हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये सारे जो डेफिनेशन है ये आपको याद होनी चाहिए, कुछ एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे देने चाहिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है ये हमने डिफाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी बात करनी होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपस में कनेक्टेड इसी के थ्रू होता है। भले आप सिविल एविएशन की बात कर लो, ठीक है, सब कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। आप बैंकिंग की बात कर सकते हो, पावर ग्रिड की बात कर सकते हो, ठीक है, हॉस्पिटल्स की बात कर सकते हो, ठीक है, डिफेंस, सब में आईसीटी का यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए कम्युनिकेशन नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो मीन जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ठीक है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। समझ में आ गया? अब आपको बताना होगा कि ये क्या थ्रेट्स पोज करता है। तो देखिए जो टेररिस्ट हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं काई में, अपना प्रोपेगेंडा को फैलाने में, फंड्स को रेज करने में, अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने में इनका यूज़ हो सकता है। ठीक है, जैसे जो नक्सलाइट्स हो गए वो भी इनका यूज़ कर सकते हैं, लोगों को रेडिकलाइज किया जा सकता है इसके थ्रू। ठीक है, क्योंकि इसकी रीच काफ़ी अच्छे से, आप काफ़ी कम टाइम में मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हो थ्रू आईसीटी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। आप साइबर अटैक्स की बात कर सकते हो, हैकिंग की बात कर सकते हो, फ्रॉड्स की बात कर सकते हो, साइबर टेररिज्म की बात कर सकते हो। WannaCry उसका एग्जांपल दे दो। अभी रिसेंटली एटीएम का जो डेटा था वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि किस तरह से जो इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए थ्रेट होता है। क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है, जो पूरा बिजनेस इकोसिस्टम है, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो सब इसी पे डिपेंड करते हैं। और अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने होंगे और साथ में आपको एग्जाम्पल भी देना होगा। अब बात आती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पार्ट है, अगर आपको पता है तो आप लिख पाओगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट के स्टेप्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। आप चाहें तो इस तरह का डायग्राम भी बना सकते हैं थ्रेड्स को दिखाने के लिए, तो इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे सर्ट इनकी बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट की एजेंसी है। आप यहाँ पे CSIRT की बात कर सकते हैं, इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये सब आपको पता होगा। देन फॉर एड्रेसिंग सिक्योरिटी थेफ्ट एंड अदर कंसर्न्स क्या बनाया गया है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्री, ताकि ये जो साइबर थ्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो साइबर अटैक्स होते हैं, इनको आप डिटेक्ट कर सको। ठीक है, और अपना इन्वेस्टिगेशन वगैरह आप कर सको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। ठीक है, और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आता है कंक्लूजन। कैसे कंक्लूड करोगे? तो देखिए आप कुछ वे फॉरवर्ड दे दो, कोई सोल्यूशन दे दो। क्योंकि देखो 10 मार्कर है तो आप अलग से वे फॉरवर्ड मत लिखिए। अगर 15 मार्कर होता
तो आप वे फॉरवर्ड लिखते हो, उसमें 3-4 सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि ये 10 मार्कर है तो जो वे फॉरवर्ड है उसको आप कंक्लूजन में लिख दो कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको बेसिकली प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि जो साइबर थ्रेट्स हैं उनसे प्रोटेक्शन हासिल किया जा सके, ठीक है। एकदम रोबस्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से डेटा थेफ्ट या फिर हैकिंग जैसी चीज़ें ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। समझ में आ गया। तो बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड क्या है, 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपको एड्रेस करने होंगे और साथ में आपको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है, आपको वल्नरेबिलिटी की बात करनी है, आपको कुछ एग्जांपल्स देने होंगे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन की डिमांड है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, और ये जो क्वेश्चन है ये डिजास्टर मैनेजमेंट से इसका रिलेशन है और इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। और किस पे लिखना है, ए हैजार्ड एंड डिजास्टर, देन डिजास्टर रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी, देन सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर DRR। देखिए काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हैजार्ड क्या है, डिजास्टर क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो उन्हीं सब पे ये क्वेश्चन पूछ लिया है, इस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने। देखो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो यहाँ पे एक तो कायदे की बात ये कि इसमें आपको ना तो इंट्रोड्यूस करना है ना आपको कंक्लूड करना है, ठीक है। सिंपल से आप ए पॉइंट लिखो, उसमें हैजार्ड को डिफाइन कर दो, उसके बाद डिजास्टर को डिफाइन कर दो। अब देखो यहाँ पे ये पेयर क्यों बनाए गए, क्योंकि इनके बीच में एक इंटरकनेक्शन है। हैजार्ड और डिजास्टर में क्या लिंक है ये भी आपको बताना होगा, ठीक है। केवल डिफाइन करने से काम नहीं चलेगा, हैजार्ड और डिजास्टर में क्या लिंकेज है वो भी आपको बताना होगा। सिमिलरली डिजास्टर रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी में क्या लिंक है वो भी आपको बताना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद में सेंडाई फ्रेमवर्क, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये सभी लोगों को पता होगा अगर आपने डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर किया होगा। और अगर आपके पास सोर्स का इशू है तो आप विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल जो है वो आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो भाई सबसे पहले बात आती है कि भाई हैजार्ड, डिजास्टर एंड वल्नरेबिलिटी ये होते क्या है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए हैजार्ड क्या है, बेसिकली ट्रिगर इवेंट जो होता है ना उसको बोलते हैं हैजार्ड। जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, फ्लड आ गया, तो इसको बोलते हैं हैजार्ड। बट अगर इसके चलते लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी काफ़ी बड़े पैमाने पे होता है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये डिजास्टर हो गया, हम तब उसको हैजार्ड नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेजर्ट एरिया है जहाँ पे बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं है, कोई भी वहाँ पे नहीं रहता है, अगर वहाँ पे अर्थक्वेक आता है तो हम उसको डिजास्टर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह का लॉस वहाँ पे नहीं हुआ है, ना तो प्रॉपर्टी का ना ही लाइफ का। हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो हैजार्ड हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हैजार्ड हुआ है क्योंकि वहाँ पे डैमेज नहीं हुआ है। अब देखिए वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होती है कि कोई एरिया कितना ज़्यादा प्रोन है, ठीक है, डैमेज होने के लिए। जैसे कि मान लो कि जो वहाँ पे लोग हैं वो काफ़ी पुअर है, काफ़ी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, काफ़ी एल्डर पॉपुलेशन है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वो एरिया बहुत ज़्यादा प्रोन होता है, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, ठीक है। तो अगर किसी वल्नरेबल एरिया में आपको हैजार्ड देखने को मिलता है, इट मीन्स वहाँ पे डिजास्टर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये लिंक आपको समझना होगा। हैजार्ड, अगर जिस जगह पे हैजार्ड आ रहा है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है तो फिर डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मीन्स उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे डिजास्टर, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इनको डिटेल में देख लेते हैं कि हैजार्ड का मतलब क्या है। बेसिकली पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू पीपल एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मीन्स एक तरह का थ्रेट है कि फ्यूचर में आपके लिए एक डेंजर है, ठीक है, एनी डेंजर है। एंड देखिए एनी हैजार्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटी, ठीक है, मैंने बात की थी हैजार्ड होगा, वल्नरेबिलिटी होगी, तो फिर डिजास्टर जो है वहां पे आ सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। देन डिजास्टर क्या हुआ? डिजास्टर वो इवेंट होगा जहां पे लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी जो है बड़े पैमाने पे होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी होगी। अब आपको बताना होगा कि इनमें रिलेशन क्या है। तो देखिए हैजार्ड कैन बी क्लासिफाइड एज डिजास्टर व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो ये जो लिंक है हैजार्ड और डिजास्टर में, ये आपको मेंशन करना होगा कि हैजार्ड डिजास्टर कब बनेगा, जब डैमेज, जब डिस्ट्रक्शन काफ़ी बड़े पैमाने पे होता है, ठीक है। तो ये
फर्स्ट जो पार्ट है ये उसकी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आपसे पूछा गया है वल्नरेबिलिटी एंड डिजास्टर रिस्क। तो देखिए रिस्क का मतलब क्या है, हैजार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी, मतलब इसमें इस चीज को कैलकुलेट किया जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस कितना है। ठीक है भाई, हैजार्ड आ रहा है, एरिया वल्नरेबल है, तो वहां पे कितनी रिस्क है, वहां पे कितनी रिस्क है, कितना ज़्यादा डैमेज हो सकता है, जो पॉपुलेशन है ठीक है उसमें उसको अफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, इसको कहा जाता है डिजास्टर रिस्क। ठीक है, तो ये रिस्क की जो डेफिनेशन है ये आपको लिखनी होगी। एक्सपेक्टेड लॉसेज ड्यू टू ए हैजार्ड इवेंट अकर्ड इन ए गिवन एरिया ओवर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई और इसको ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आता है वल्नरेबिलिटी। देखिए ये भी मैंने आपको बताया था कि कोई पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा ससेप्टिबल है या फिर कितनी ज़्यादा प्रोन है टू द इम्पैक्ट ऑफ हैजार्ड, उसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी। देखो ये इकोनॉमिक भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, एनवायरमेंटल भी हो सकती है। जैसे कि एनवायरमेंटल का एग्जाम्पल क्या है भाई, जो लोग ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन में के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे सकते हो। देखो सोशल, जो चिल्ड्रन है, जो एल्डर पॉपुलेशन है वो ज़्यादा वल्नरेबल है एज कंपेयर टू जो यंग पॉपुलेशन है उससे। देन इकोनॉमिक, देखो जो लोग गरीब होते हैं तो वो सेफर जो एरियाज होते हैं वहाँ पे घर बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे सेफ्टी मेजर्स काफ़ी कम होते हैं। भाई वो किसी नाले के ऊपर घर बना लेंगे, स्लम्स वगैरह आप जानते हैं, कोस्टल एरियाज में घर बना लेंगे, तो उनकी जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। देन फिजिकल, देखो अगर आपका घर कंक्रीट का बना है तो अर्थक्वेक में डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर आपका घर जो है वो वुडन लकड़ी से बना है तो फिर चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देने होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड जो पार्ट है। और इनमें क्या लिंक है कि जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ होती हैं तो वहाँ पे डिजास्टर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये लिंक भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। देखिए इसको कब अप्रूव किया गया था, 2015 में। सेंडाई ये कहाँ पे, ये जापान में एक जगह का नाम है, जापान में। इससे पहले जो फ्रेमवर्क था उसका क्या नाम था, ह्योगो। ठीक है, इससे पहले ह्योगो था 2005 से 15 के 20 के लिए वो था, और उसका जो उसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क हमें देखने को मिलता है 2015 से 2030 को लेके, बेसिकली फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, और ये एक तरह का वॉलंटरी एंड नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। और इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, ये जो फ्रेमवर्क है इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है कि जो डिजास्टर रिस्क को अगर रिड्यूस करना है तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी है, वो स्टेट की है। ठीक है, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, ये उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रिस्क को रिड्यूस करे। ठीक है, एंड दिस शुड बी शेयर्ड विद जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इसको शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका मेन चीज़ है। अब देखो इसमें ना इसके 4 प्रायोरिटी एक्शन एरियाज हैं, ये भी आपको मेंशन करने होंगे। ठीक है, और ये आपको याद ही करना है। ठीक है, इसमें कुछ समझने का है नहीं, ये जो चारों प्रायोरिटी एक्शन एरियाज हैं ये आपको याद करने होंगे। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, उसके प्रायोरिटी एक्शन एरियाज कौन से हैं, तो ये चारों एरियाज आपको याद रखने होंगे। जैसे कि डिजास्टर रिस्क को समझो, जो डेटा आपके पास है उसको कलेक्ट करो, उसका एनालिसिस करो। ठीक है, देन जो गवर्नेंस है उसको स्ट्रेंथन करो ताकि वो डिजास्टर को जो है वो आराम से टैकल कर सके। ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए जो कि रेजिलिएंट हो, डिजास्टर का उस पर इफेक्ट ना हो, और रिकवरी, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन पे आपको फोकस करना होगा। तो ये इसके 4 डिफरेंट प्रायोरिटी एरियाज होते हैं। ठीक है, तो इसको आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ना तो इंट्रोड्यूस करना है ना आपको कंक्लूड करना है, सिंपल सा जो टॉपिक पूछा गया है उसको आप एक्सप्लेन कर दो, एग्जांपल्स दे दीजिए। ठीक है, एंड लिंकेज करना भी आपको यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो तो यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे, जहाँ पे एक लर्नर की जो आंसर शीट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन नेटवर्क का, और इन्होंने शुरुआत की है कि इन दिस मॉडर्न एरा without communication we cannot do all our works with ease, but the same communication network play role in disruption and create damage or create threat to internal security। देखो यार ये बहुत ही जनरल सा आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, इससे अच्छा होता कि आप डिफाइन करते कि कम्युनिकेशन नेटवर्क होता क्या है, तो वो एक अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाता है। ये काफ़ी सिंपल सा, काफ़ी जनरल सा आपका इंट्रोडक्शन है।
देन थ्रेट पोज्ड बाय कम्युनिकेशन नेटवर्क टू इंटरनल सिक्योरिटी, ये आपने हेडिंग डाली है और यहाँ पे आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो माओइस्ट हैं, ठीक है, जो माओइस्ट हैं, जो LWE होते हैं, ठीक है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यार यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको कीवर्ड यूज़ करने चाहिए थे, जैसे कि रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म, हैकिंग, डेटा थेफ्ट, ठीक है, आपने उनको एक्सप्लेन कर दिया। अगर कीवर्ड लिखते तो और ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा होता, ठीक है। डेटा विच इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड इज टैप्ड बाय मिडिल पर्सन, बेसिकली यहाँ पे डेटा थेफ्ट की बात हो रही है, तो ये कीवर्ड यहाँ पे आना चाहिए था। देन आपने पावर ग्रिड का एग्जांपल दिया है कि अगर जैसे मुंबई में हुआ था चाइनीज हैकर्स, तो देखो आप यहाँ पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते थे, जो कि यहाँ पे कीवर्ड है, ठीक है। तो पॉइंट आपके सही हैं, बट उनको और अच्छे से आप फ्रेम कर सकते थे बाय यूजिंग कीवर्ड्स, ठीक है। देन आपने लिखा है कि इन्फिल्ट्रेशन, इंसर्जेंसी, ठीक है। देन आपने हैकिंग की बात की है, आपने सोशल मीडिया फेक मैसेजेस की बात की है, ओके। अब देखो यहाँ पे आपने कुछ पॉइंट मिस कर दिए हैं, जैसे कि इकोनॉमी पे किस तरह से डैमेज होता है, बैंकिंग सिस्टम, इनकी बात कर सकते थे, हॉस्पिटल्स, इनका भी एग्जाम्पल दे सकते थे, ठीक है। वना क्राई, ये सब जो चीज़ें देखने को मिली थी, इनका भी आप एग्जाम्पल दे सकते थे, ठीक है। देन आपने क्या लिखा, स्टेप्स क्या लिए हैं, तो देखो आपने क्या लिखा है कि भाई गवर्नमेंट इज एजुकेटिंग टू नॉट आंसर द कॉल्स और ओपन लिंक्स विच, देखो यार ये बहुत ही जनरल सा एक आप यहाँ पे स्टेप बता रहे हो, ठीक है। ये आप अगर लिखते भी हो सबसे एंड में इसको लिखो, बट शुरुआत में ये पॉइंट नहीं आना चाहिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो पहले वो आनी चाहिए थी, ठीक है। ये सारे पॉइंट एकदम जनरल से पॉइंट है, पेरीफेरल पॉइंट से, ये आपको बाद में लिखने चाहिए थे, ठीक है। फिर आपने क्या किया है, हेंस इट इज़ अवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अपडेटेड एंड एजुकेट द इलिटरेट एंड अबाउट द हार्म्स। देखो यार ये ठीक है, बट आपको यहाँ पे गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए वो आपको लिखना चाहिए था, तो और अच्छा रहता, ठीक है। हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो उसका एक लिमिट है, ठीक है, पर यहाँ पे मेजर जो रोल है वो गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए थी। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो आपने सारे पार्ट्स एड्रेस नहीं किए, आपने ये नहीं बताया है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। देन बहुत सारे जनरल पॉइंट आपने लिखे हैं, तो आपको रिलेवेंट पॉइंट पहले लिखने चाहिए, प्रायोरिटाइज करो, और अगर जनरल पॉइंट लिखने हैं तो उनको सबसे बाद में लिखो, ठीक है। तो कंटेंट आपको एनरिच यहाँ पे करना होगा। और दूसरी बात देखिए, ये जो आपकी वर्ड लिमिट है ना, आपने क्रॉस कर दी है, ठीक है, वर्ड लिमिट यहाँ पे क्रॉस हो चुकी है। तो देखिए आप डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, एरो डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो कंटेंट थोड़ा कम करो, ठीक है, एक्सप्लेन कम करो, पॉइंट आपको ज़्यादा लिखने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, हैजार्ड एंड डिजास्टर। हैजार्ड क्या है, हैविंग पोटेंशियल टू कॉज डैमेज, एकदम सही बात है। आपने हैजार्ड को कैटेगराइज किया। अब देखो यही चीज़ आती है कि कैसे अच्छे से प्रेजेंट किया जाए। तो आप यहाँ पे ना एरो डायग्राम बना सकते थे इस तरह से कि हैजार्ड और कितने तरह का होता है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते, 1 2 3 इस तरह से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते, ठीक है। तो उसकी विजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती। अब देखो आपने यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है हैजार्ड का, तो ये कमी है। देन डिजास्टर, उसकी आपने डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, डेफिनेशन सही है, एग्जाम्पल नहीं दिया है। आपने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है, देखो यहाँ पे हैजार्ड लिखा है, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी लिखी है, ये तो ठीक है, बट ये क्या है, एनवायरमेंट स्टेबिलिटी। तो देखो अगर स्टेबिलिटी तो ये फिर तो सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी वल्नरेबिलिटी ही आना चाहिए था, एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी, ठीक है। और फिर इनका जो कॉमन चीज़ होती इसको आप लिख देते डिजास्टर, तो वो और अच्छा हो जाता, ठीक है। ये दोनों भी लिखते तो काम चल जाता, हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी, तो भी अपना काम चल जाता, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि आपने एग्जाम्पल नहीं दिया और दोनों में क्या लिंक है आपने ये भी नहीं बताया है। अब इसके बाद देखो डिजास्टर, रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी। तो देखो वल्नरेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो सही डेफिनेशन नहीं लिखी है आपने। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, टू एंटिसिपेट, रिस्पॉन्ड, रेजिस्ट। तो देखो और अच्छे से आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते थे, ठीक है, कि भाई कोई एरिया कितना प्रोन है, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते थे, जैसे कि सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, तो वो आप यहाँ पे बात कर सकते थे, ठीक है। देन डिजास्टर रिस्क क्या होती है, कंबाइंड असेसमेंट ऑफ हैजार्ड, वल्नरेबिलिटी एंड एक्सपोजर। तो ये पॉइंट आपका ठीक है, ठीक है। एंड उसके बाद आपने यहाँ पे इसको जो है डायग्राम से एक्सप्लेन भी किया है, तो ये तो ठीक है। बट वही बात है कि थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल्स आपको देने चाहिए थे, जो मुझे यहाँ पे मिसिंग लगा है। देन आपने सेंडाई फ्रेमवर्क बता दिया, 2015 जापान, ये पॉइंट आपके सही हैं, इसके ऑब्जेक्टिव भी आपने सही बता दिए। एंड उसके बाद आपने जो 4 पॉइंट एजेंडा है वो भी आपने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका ठीक है, बट इंप्रूवमेंट क्या करना है, आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। थोड़ा स्ट्रक्चर पे वर्क कर लो, क्योंकि वहाँ पे एरो डायग्राम जो है
वो बनाया जा सकता था। ये थोड़ी डेफिनेशन है, इसको भी आपको ठीक करना होगा, ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा आज का सेशन है ये तो यहीं पे कंक्लूड हो चुका है। अगर आपका कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, गुड बाय।